हेलो स्टूडेंट्स। आज के इंग्लिश क्लास में हम लोग रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन देखेंगे। अभी तक लास्ट 3 क्लासेज में हम लोगों ने यूज ऑफ स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशंस देखे और आज का टॉपिक है रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन। स्पेशल यूज ऑफ प्रीपोजिशन बताता था प्रीपोजिशन का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, कब किया जाता है, और ये रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन बताएगा कि पर्टिकुलर कौन सा प्रीपोजिशन कब लगाना चाहिए। देखते हैं। रूल फर्स्ट है रीड, राइट, कंप्लेन, एक्सप्लेन, शाउट, सजेस्ट, टॉक, से, सिंग, स्पीक एक्सेट्रा वर्ब्स के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व टू का प्रयोग करते हैं। तो हमें जानना होगा ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, ऑब्जेक्ट may be divided into 2 parts: direct object and indirect object. Animate objects comes under indirect object, while inanimate means non-living beings, non-living things comes under direct object. Generally, in sentence, indirect object comes first. सेंटेंसेज में पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के रूप में आता है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो आप समझ गए होंगे सजीव चीजों को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव चीजों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और रूल ये कहता है कि रीड, राइट, कंप्लेन, एक्सप्लेन, शाउट, सजेस्ट, टॉक, से, सिंग, स्पीक एक्सेट्रा वर्ब्स के बाद अगर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व आपको टू लगाना होगा, यानी कि इन वर्ब और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में टू लगेगा। आप सेंटेंस देख रहे हैं। कृपया उन्हें यह पत्र भेज दो। कैसा सेंटेंस है? क्योंकि ट्रांसलेशन करने के लिए हमें सेंटेंस देखना पड़ता है, हमें उसी के अकॉर्डिंग फार्मूले में आगे बढ़ना पड़ता है। जी, मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनसे आदेश देने का, सलाह या सुझाव देने का या निवेदन करने का बोध हो, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है और इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत प्रायः मेन वर्ब से होती है और मेन वर्ब है भेज दो, यानी कि सेंड। अब यहां पर 2 ऑब्जेक्ट है, उन्हें मतलब उनको, यह पत्र मतलब पत्र को। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि हम हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो याद है, ऐसा सेंटेंस के ऐसे शब्द जिनके बाद को या तो लिखा हो या को ना लिखा हो, तो को का बोध होना चाहिए। देखें, उन्हें अर्थात उनको, यह पत्र भेज दो मतलब इस पत्र को भेज दो। दोनों जगह को का सेंस है। ये दोनों ऑब्जेक्ट, जब 2 ऑब्जेक्ट हैं तो उनमें से एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने अभी बताया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कोई भी लिविंग थिंग आता है, यानी कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। शेष बचा ये हम जब 2 वर्ब 2
ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आएंगे तो पहले हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखना पड़ता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अर्थात निर्जीव चीजें रखते हैं, बाद में इनडायरेक्ट अर्थात सजीव चीजें रखते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में टू लगता है। हो जाएगा सेंड दिस लेटर टू देम प्लीज। ये रिक्वेस्ट का सेंस है, इसलिए प्लीज लगा है। तो आपने देखा सेंड दिस लेटर टू देम प्लीज। इसके विषय में ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये वर्ब राइट है। और देखिए ऊपर भी ये वर्ब आया है, रीड, राइट, कंप्लेन, एक्सप्लेन, शाउट, सजेस्ट, टॉक, से, सिंग, स्पीक। इन वर्ब्स के बाद अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको टू लगाना पड़ता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पूर्व। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही है और ये राइट है। राइट के तुरंत बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। और सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए जो ऊपर रूल में इंस्ट्रक्शन दिया गया है हमें वो करना होगा। यानी कि आप लिखेंगे ही विल राइट, ये सब यहाँ कॉपी हो जाएगा। यहाँ पर आप टू लगाएंगे तो यहाँ पर मी कॉपी हो जाएगा, यानी कि हो गया सी विल टू मी। वह मुझे लिखेगी, वह मेरे लिए पत्र लिखेगी, मेरे लिए कुछ भी लिखेगी। तो इस तरीके से वो इनकरेक्ट था। क्यों? क्योंकि ऊपर बताया गया राइट या उपरोक्त वर्ब के बाद जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो आपको टू लगाना पड़ता है। देखते हैं कोस्की सिंग्स रफी फॉर देम। ये रफी भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कोई भी सजीव नाउन आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन आएंगे तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। देखा, ये सिंग उन वर्ब्स में है जो ऊपर बताया गया है कि जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट के पहले हमें टू लगाना पड़ता है, यानी कि हो जाएगा कौशिकी सिंग्स टू रफी फॉर देम। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अब हम लेते हैं रोल नंबर नेक्स्ट। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर ऑन टाइम, आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पर ऑन टाइम और इन टाइम मेंशन है। क्या डिफरेंस है दोनों में? तो याद रहे, ऑन टाइम का मीनिंग होता है ठीक समय पर, यानी कि ऑन टाइम का प्रयोग ठीक समय पर का भाव प्रकट करता है। का भाव। इन टाइम का प्रयोग समय से का भाव प्रकट करता है। ठीक समय पर शब्द के लिए होता है, जबकि इन टाइम का प्रयोग समय से का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। विनोद ठीक समय पर आया है। विनोद हम स्टेशन समय से पहुंच जाएंगे।
हम स्टेशन समय से पहुंच जाएंगे। समय से पहुंचने का मतलब निर्धारित समय के 2, 4, 5 मिनट पहले पहुंचने का सेंस आता है, जबकि ठीक समय पर एग्जैक्ट उसी समय पर पहुंचने का सेंस आता है। इसका ट्रांसलेशन ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सिंपल सेंटेंस है। पहले सब्जेक्ट आएगा विनोद, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, हैज अराइव्ड ऑन टाइम। और हम देखते हैं दूसरा, ये फ्यूचर है, सिंपल है। हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। पहुंचना रीच होता है, एट द स्टेशन इन टाइम। आपने देखा, रीच द स्टेशन इन टाइम। जैसे कोई ट्रेन 10:30 पे आती है तो लोग 10:20 पे, 22 पे, 25 पे पहुंच जाते हैं। इसका मतलब इन टाइम होता है, समय से होता है। 10:30 पे आती है, हम ठीक 10:30 बजे पहुंच गए, तो इसका मतलब ऑन टाइम होता है। हम लोग नेक्स्ट रूल देख रहे हैं। आपका नेक्स्ट रूल है असेंड, असिस्ट, आस्क, एंटर, इन्फॉर्म, इन्वेस्टिगेट, वायलेट, क्लब, ओबे, ऑर्डर, रिजेंबल, रिकमेंड, रिजाइन, रीच, बेनिफिट, कम्बैट, साइन। इन ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद जब ऑब्जेक्ट फीड करते हैं तो इन ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये इन ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ वर्ब। 4 टाइप्स बताते हैं, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, लिंकिंग। मैं केवल 2 पर चर्चा करूंगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। तो याद रहे, ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो क्लियर करने में स्वयं सक्षम नहीं होते, बल्कि अपने सेंस की क्लैरिटी के लिए इन्हें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे राम पढ़ता है, मन सेटिस्फाई नहीं है, वो क्या पढ़ता है? न्यूज़पेपर पढ़ता है, टेक्स्ट बुक पढ़ रहा है, ड्रामा पढ़ रहा है, नॉवेल पढ़ रहा है, या कोई स्टोरी पढ़ रहा है। पढ़ क्या रहा है? तो ऐसे वर्ब जिनमें क्या का क्वेश्चन सुटेबल हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है। पहचान के लिए बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिए। ऐसे वर्ब जिनमें क्या का क्वेश्चन सुटेबल हो, उन्हें आप ट्रांजिटिव वर्ब करें। जैसे उसने लिखा, क्या लिखा? नॉवेल, ड्रामा, पब्लिकेशन, लेटर। ऐसे पढ़ा, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा, टेक्स्ट बुक पढ़ा, ड्रामा पढ़ा, या क्या पढ़ा? तो वो उसने खरीदा, क्या खरीदा? उसने एडिबल्स खरीदा, या स्टेशनरी खरीदा, या अटायर्स खरीदे, क्या खरीदा? तो आप समझ रहे होंगे, ऐसे वर्ब जिसमें क्या का क्वेश्चन सुटेबल होता है उन्हें आप ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ये ट्रांजिटिव वर्ब पर्टिकुलर जो सामने दिए हुए हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनके प्रीपोजिशन के बाद किसी ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ट्रांजिटिव वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। तो आप समझ गए होंगे ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, क्यों? मैंने बताया ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और रूल कहता है इन दोनों के बीच किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। यानी कि आप इसे रिमूव कर देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा।
और फिर करेक्ट सेंटेंस आप ऐसे लिख सकते हैं। एसेंड भी उन वर्ब में है जिनकी चर्चा मैंने ऊपर किया है। फर्स्ट वर्ब भी है एसेंड और ये ऑब्जेक्ट है। तो एसेंड भी उन वर्ब्स में शुमार है जिन ट्रांसिटिव वर्ब के बाद और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, यानी कि इसे भी हम हटाकर सेंटेंस को करेक्ट बना सकते हैं। आप लोग करेक्ट बना लीजिएगा। जी आपका नेक्स्ट रूल है और इस रूल के अंतर्गत हम ऐसे कुछ वर्ड्स को जानेंगे जो वर्ड्स स्वयं में प्रीपोजिशन का सेंस भी रखते हैं, इसलिए इनके बाद वर्ड्स ये प्रीपोजिशन का सेंस स्वयं में रखते हैं, इसलिए इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और वे शब्द हैं वेयर, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, excluding, including, notwithstanding, pending, perceiving, regarding, respecting, saving, touching, etc. के बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये स्वयं प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं। आप समझ रहे होंगे। चलिए लेते हैं एक देख रहे हैं सामने सेंटेंस है, ये देखिए ये इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ये शायद इनकरेक्ट हो गया। क्यों? ये इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि कंसीडरिंग उन शब्दों में से है जो स्वयं भी प्रीपोजिशन का कार्य करते हैं। इनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और इसके बाद हम अबाउट लगा बैठे हैं, हम ये सोचकर कि आपके कार्यों के बारे में सोचते हुए, अबाउट का प्रयोग के बारे में होता है, आपको पिछले वीडियोज में बताया गया है। आपके कार्यों के बारे में सोचते हुए मैं आपको माफ करता हूं, हम ये कहना चाहते हैं। लेकिन रूल्स अगर हमें क्लियर नहीं है तो हम सेंटेंस ऐसा लिखेंगे और सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। ये उन वर्ड्स में शुमार है बेयरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, एक्सेप्टिंग, इंक्लूडिंग, notwithstanding, pending, perceiving, regarding, respecting, saving, touching। ये उन वर्ड्स में शुमार है जिनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। अतः इस सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए केवल इसे आप हटा देंगे और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आपका नेक्स्ट रूल है कि टाइम और प्लेस, ये बताने वाले शब्दों के साथ हम फॉर, फ्रॉम, इन व ऑन का प्रयोग नहीं करते। बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत यूनिक रूल है। टाइम व प्लेस यानी कि समय व स्थान प्रदर्शित करने वाले शब्दों के साथ आप प्रीपोजिशन फॉर, फ्रॉम, इन व ऑन का प्रयोग नहीं करते। तो देखिए ये सेंटेंस है, ये इनकरेक्ट तो मैंने लिख दिया है। क्या ये इनकरेक्ट है? और है तो प्रॉब्लम कहां पर है? तो याद रहे, हम देख रहे हैं समय व स्थान प्रदर्शित करने वाले शब्दों के साथ हम नहीं करते। ये समय प्रदर्शित कर रहा है तो ये स्थान प्रदर्शित कर रहा है। चूंकि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रीपोजिशन तो लगता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए ऑब्जेक्ट और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन आता है, ये तो ठीक है। अब बात करते हैं टाइम की। ये टाइम रिफ्लेक्ट कर रहा है और टाइम रिफ्लेक्ट करने वाले शब्दों के पूर्व किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। ऐसा करने पर वो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। मैं तो केवल इनकरेक्ट लिख रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करेक्ट होगा। आप इसका करेक्ट आप लिख लेंगे। इसमें देखते प्लीज वेट हिम फॉर अ मिनट, यहां पर कोई प्लेस आया नहीं है, टाइम आया है। टाइम प्रदर्शित करने वाला शब्द है अ मिनट और अ मिनट के पहले फॉर लगा है,
इसका मतलब ये है कि गलती हमारी यहीं पर है, क्योंकि अभी आपको ऊपर रूल में बताया गया कि टाइम व प्लेस प्रदर्शित करने वाले शब्दों के पूर्व किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। यानी कि आप इसे जी बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है इन वर्ड्स की। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता ही होता है, तो हमें जानना है वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं। जी उनमें से अफ्रेड, एश्योर, एश्योरेंस, अवेयर, बीवेयर, डिप्रीव्ड, स्केयर, बोस्ट, कॉशस, कॉन्फिडेंट, desirous, divide, die, dispose, experience, fearful, fond, greedy, guilt, ignorant, irrespectable, irrespective, proof, proud, sick, sure, bearing, worthy, etc. इन वर्ब्स के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होता ही होता है। याद रहे, अफ्रेड, एश्योरेंस, अवेयर, बीवेयर, डिप्रीव्ड, स्केयर, बोस्ट, कॉशियस, कॉन्फिडेंट, डिजायरस, डिवाइड, डाई, डिस्पोज, एक्सपीरियंस, फेयरफुल, फॉन्ड, ग्रीडी, गिल्टी, इररिस्पेक्टिव, प्रूफ, प्राउड, सिक, श्योर, वेरी, वर्दी। ये ऐसे शब्द हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते ही करते हैं। बहुत ध्यान से इनका नोट्स बनाइए, रखिए। और आपका नेक्स्ट और आज का लास्ट रूल है, ये आप देख रहे हैं 7th रूल, ऑर्डर, ओबे, वायलेट, रिजेंबल, साइन, बेफिट, कम्बैट, रिकमेंड, परवेट, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। और मैंने आपको पहले बताया है ट्रांजिटिव वर्ब और उनके ऑब्जेक्ट के बीच कभी किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। हम एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद ये जी आपको मैंने अभी ये 7th रूल बताया और अब एग्जांपल दे रहा हूं। देखिए ये सेंटेंस सही है, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और करेक्ट है तो क्यों और इनकरेक्ट है तो क्यों। लिखा है ही रिजेंबल्स विद हिज फादर। रिजेंबल मीन्स होता है समान, वह अपने फादर जैसे दिखता है, वह अपने फादर जैसा दिखता है। तो याद रहे रिजेंबल ये उन वर्ब्स में शुमार है जो ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और जिनके बाद किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते, अतः ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते। आप इस प्रीपोजिशन को समाप्त करके सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हैं। हाँ, बेहद यूजफुल नॉलेजफुल वीडियोज आप तक भेजे जा रहे हैं, इनका यूज करें जिससे आप सक्सेस गेन करने में इजीनेस फील करें, कंफर्टेबल स्वयं में फील करें। हाँ, अगर ऐसे ही यूजफुल आप वीडियोज रेगुलर पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मैटर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।